वर्क पावर एनर्जी में सबसे पहले वर्क का कॉन्सेप्ट देखते हैं। वर्क किसको कहते हैं, कोई आइडिया? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सबको मालूम है? यस सर। ठीक है, तो सबको मालूम है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो वर्क इज फोर्स एफ डॉट एस, सबको मालूम है? हाँ सर। दूसरा, वर्क स्केलर क्वांटिटी है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर ही होगा। वर्क का एसआई यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर मीटर और जूल्स। जूल कहते हैं इसको। तो वर्क का एसआई यूनिट होगा न्यूटन मीटर पर मीटर नहीं, न्यूटन मीटर, जिसको कि हम लोग जूल कहते हैं। ठीक है, और सीजीएस यूनिट में डाइन सेंटीमीटर और अर्ग। अर्ग कहते हैं, डाइन सेंटीमीटर। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? ml² T-2। न्यूटन का mL/T-2 होता है, उसको मीटर से मल्टीप्लाई कर दो तो mL²T-2। तो ये कुछ फंडामेंटल चीजें हैं वर्क से रिलेटेड, ये स्कूल में भी पढ़े होंगे इतना तो, इतना तो स्कूल में भी पढ़े होंगे ना? हाँ सर। यस सर। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मोस्ट। सो इसको हम ऐसे लिखते हैं, इफ अ फोर्स F acting on an object causes displacement S, then work is said to be done by the force as W is equal to F dot S। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को जरा हम ऐसे समझते हैं। हमारे पास फंडामेंटल इक्वेशन हो गया W is equal to F dot S। तो F dot S मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ F इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ S इंटू cos theta, cos of angle between them, है ना? हाँ सर। हाँ सर। इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहां से उठकर यहां पहुंच गया,
तो ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां पहुंच गया, और इस पर फोर्स F इधर लग रहा था, तो ये इसका फोर्स हो गया F। तो ये हो गया F वेक्टर। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट S वेक्टर, और ये हो गया दोनों के बीच का एंगल थीटा। अब हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि F का कंपोनेंट इधर होगा F cos थीटा, और F का कंपोनेंट इधर होगा F sin थीटा। तो कॉमन सेंस से देखोगे तो इस ऑब्जेक्ट के इस डिस्प्लेसमेंट के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस डिस्प्लेसमेंट के लिए ये F cos थीटा ही रिस्पॉन्सिबल है ना। हाँ सर। यस सर। यस सर। इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ F cos थीटा मल्टीप्लाइड विथ S मॉड ऑफ S, यही मतलब हुआ ना। हाँ सर। तो ये जो टर्म है उसको हम लोग बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट। component of force along displacement। ऐसे भी A डॉट B को क्या कहते हैं, कंपोनेंट ऑफ A along B मल्टीप्लाइड विथ B, या कंपोनेंट ऑफ B along A मल्टीप्लाइड विथ A, यही A डॉट B होता था। बोलो। यस सर। चलो पहले इतना कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया? सर एक मिनट। हो गया? यस सर। यस सर। सपोज फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल एक्यूट है। सो फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल एक्यूट है, मतलब वर्क डन पॉजिटिव होगा। यस सर। यस सर। सो if theta is less than 90 degree, that is acute angle. तो इस केस में वर्क डन पॉजिटिव होगा। कॉमन सेंस है इस फॉर्मूले से। यस सर। मतलब ये फोर्स वेक्टर है और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इन दोनों के बीच का एंगल एक्यूट है। तो इसको हम लोग बोलेंगे वर्क डन पॉजिटिव आया तो वर्क इज डन बाय द फोर्स। यही अगर ऐसा है कि थीटा थीटा एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है, नेगेटिव होगा। थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल। सो ऑब्ट्यूज एंगल का मीनिंग है मैथमेटिकली वर्क डन नेगेटिव होगा। मैथमेटिकली वर्क डन नेगेटिव होगा मतलब हम लोगों के डायग्राम में ये हुआ फोर्स वेक्टर और ये हुआ कोई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और ये इन दोनों के बीच का एंगल है। तो इसको हम लोग बोलेंगे वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स। आई बात समझ में? यस सर। नेगेटिव वर्क डन का सिग्निफिकेंस होता है कि वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स एफ। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स। और यही फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच अगर राइट एंगल हो तो कोई वर्क डन नहीं होगा। कॉमन सेंस है।
हाँ सर। हाँ सर। if theta is equal to 90 डिग्री, तो इसका मतलब है वर्क डन 0। सो फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये तीनों बातें समझ आई? Yes, sir. तो नो वर्क इज डन बाय द फोर्स एफ। कोई दूसरे फोर्स के कारण हुआ होगा वर्क डन, बट इस फोर्स के कारण तो नहीं हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। नो सर। No, sir. कॉपी कर लो इसको 2 मिनट में, फिर आगे बढ़ते हैं। डन सर। हो गया, आगे बढ़े। Yes, sir. एक फटाक से सिंपल सा क्वेश्चन कीजिए।
दिख रहा है सबको? Yes, sir. ताकि ये भी करो। ये दो इजी क्वेश्चन कीजिए।
बोलो, हुआ कुछ? हाँ सर। फर्स्ट वाला हो गया। हाँ सर। क्या आंसर आया? So mu mg d cos theta upon cos theta plus sin theta. Block M is pulled along a horizontal surface by applying a force at an angle theta with horizontal. The coefficient of friction between block and surface is mu. If the block travel with uniform velocity, find the work done by this. तो देखो, शायद तुम लोगों ने गलत किया है, क्या देखते हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है ना। डिस्प्लेसमेंट डी, मतलब थोड़ी देर के बाद ये ब्लॉक यहां पहुंच गया, यही मतलब है ना। यस सर। ये डिस्प्लेसमेंट डी है, तो जो भी फोर्स इस पर लग रहा होगा, इस फोर्स का जो एफ कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होगा, है ना, वो इसके फ्रिक्शन को ओवरकम कर रहा होगा। यस सर। Yes. ये इसके फ्रिक्शन को ओवरकम कर रहा होगा और मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन मैक्सिमम ही लग रहा होगा म्यू एन के बराबर। यस सर। पक्का? हाँ सर। तो देखो, वर्क डन मेरा होगा एफ कॉस थीटा इंटू डी, इसमें कोई दो मत नहीं। No sir. इस एफ कॉस थीटा की वैल्यू म्यू एन के बराबर होगी, सो म्यू एन इंटू डी होगा। यस सर। एन ऊपर लग रहा होगा, एफ साइन थीटा ऊपर लग रहा होगा, एम जी नीचे लग रहा होगा, ऐसा कुछ होगा। तो एन की वैल्यू क्या होगी? एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ऐसा कुछ होगा। यहां तक सही है? बोलो। Yes sir. एफ हमें मालूम नहीं है, एफ पता हो जाए तो हमारा काम चलेगा। हमारे आंसर में एफ का टर्म नहीं है ना बेटा? नहीं समझा? हमारे क्वेश्चन में क्या क्या मालूम है? मुझे थीटा मालूम है, म्यू मालूम है, एम मालूम है, डी मालूम है, तो हमारा आंसर उस सब के टर्म में ही रहेगा ना। यस सर। तो हमें अपने आंसर को एफ से इंडिपेंडेंट लाना है, हाँ या ना? हाँ सर। तो हम ऐसे लिख सकते हैं एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू एन, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। सो म्यू, और एन को लिख दिया मैंने एम जी माइनस एफ साइन थीटा। सो एफ इधर आ गया cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू म्यू एम जी।
तो एफ की वैल्यू क्या हो गई, म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, हाँ या ना। यस सर। अब इस एफ का वैल्यू यहां से उठाकर यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो मुझे वर्क डन मिल जाएगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा म्यू एम जी डी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ये आंसर आया था। हाँ सर। ये आंसर होगा। क्वेश्चन में जो जो टर्म दिया हुआ है उसके रिस्पेक्ट में ही आंसर देखेंगे ना, समझे। बोलिए, कोई डाउट किसी को। बोलो, कुछ बोल ही नहीं रहे हो। समझ आया सबको, कोई डाउट किसी तरह का। हाँ सर, नो सर। नो डाउट। यस सर। सेकंड वाला हो गया, बताओ क्या सीन है। सेकंड वाला अटेम्प्ट कर लिए, कर रहे हो गया है, कहाँ हो बताओ। कर रहे हैं अभी भी। सब कर तो रहे हैं। कर रहे हैं। जल्दी करो।
सर हो गया। हो गया? यस सर। यस सर। क्या आंसर आया? सर √13 न्यूटन, √29 न्यूटन और 16 जूल। अभी देखते हैं। और किसी को कुछ आया और, या सेम आंसर आया सबको? तो स्टार्ट वाले सेम थे बट Same लास्ट है। वाला 10 I कैप + 6 J कैप आया। वर्क डन। वर्क डन कहीं 16 joules. आई कैप जे कैप हुआ है? वर्क डन तो स्केलर क्वांटिटी है। हाँ, अच्छी बात करते हो तुम लोग। देखो, एकदम चिंदी है ये, पता नहीं तुम लोग क्यों नहीं किया। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो इसमें क्या है, वेक्टर का क्वेश्चन हो गया। √2² + 3² यही है ना? यस सर। हाँ सर. तो √13 मीटर। Yes sir. फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, √2² + 5², तो √29 मीटर। बी में वर्क डन पूछ रहा है, F.S। कुछ बताने लायक है ही नहीं, पता नहीं मैं क्यों इतनी देर तुम लोगों को टाइम दिया, मुझे भी नहीं पता। 5I कैप + 2J कैप डॉट 2I कैप + 3J कैप जूल, सब ऐसा यूनिट में है। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं? कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं। 16 जूल आंसर। क्या था इसमें बेटा, क्यों तुम लोग इतना टाइम लगा रहे थे, मैं नहीं समझा। आगे बढ़े, बोलो। यस Yes सर। sir. एक और क्वेश्चन करो, थर्ड। इसका डायग्राम में देता हूँ। कोशिश करो इसको।
सर बोलो। सर माइनस एम जी साइन थीटा कॉस थीटा इंटू वी टी आता है। देखते हैं। देखो, a block of mass m is placed on inclined plane which is moving with constant velocity in horizontal direction as shown in figure. Then find out work done by friction in time t if block is at rest with respect to inclined plane. देखो, ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। ब्लॉक पर mg इधर लगा, नॉर्मल रिएक्शन n इधर लगा, होगा ऐसा। कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो कोई स्यूडो फोर्स नहीं है, यस सर। है ना। ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, तो ये mg cos थीटा और ये mg sin थीटा, और इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन इधर एक्ट कर रहा होगा। यही कहानी है ना। यस सर। अब समझना इसमें क्या है, ध्यान से देखो। ब्लॉक है रेस्ट पर, ब्लॉक रेस्ट पर है मतलब फ्रिक्शन का वैल्यू mg sin थीटा के ही बराबर होगा ना, न कम न ज्यादा। Yes, sir. समझ रहे हो इस बात को। यस मोशन सर। नहीं हो रहा है तो फ्रिक्शन mg sin थीटा के बराबर होगा। अब देखो तुम लोगों ने क्या गलती कर दी। तो फ्रिक्शन इधर लग रहा है और टी टाइम के बाद या टी टाइम में इसका डिस्प्लेसमेंट तो हॉरिजॉन्टल हो रहा है। यस सर। तो ये हो गया मेरा फ्रिक्शन फोर्स वेक्टर और ये हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इन दोनों के बीच एंगल कितना होगा? पाई माइनस थीटा। 180 माइनस कितना थीटा। होगा? तो ये हो गया पाई माइनस थीटा। फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड मालूम है मुझे, mg sin थीटा के बराबर होगा। फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड हमने देखा mg sin थीटा के बराबर होगा। यस सर। और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड टी टाइम में कितना होगा? v इंटू टी के बराबर होगा, है ना। कांस्टेंट स्पीड v से जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी v से जा रहा है, तो यस सर। वर्क डन बाय फ्रिक्शन पूछा है ना। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा मेरा? फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, दैट इज कॉस पाई माइनस थीटा। सो ये हो गया mg sin थीटा इंटू v इंटू टी। कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा। तो मेरा आंसर हो जाएगा माइनस mg sin थीटा कॉस थीटा v टी। आया समझ में? यस सर। कोई डाउट किसी को? बोलो। सर अगर हम ट्रक के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे तो फिर वर्क डन जीरो नहीं आएगा उसका, फ्रिक्शन का। बट क्यों हम ट्रक के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे? किसने कहा देखने को?
किसने कहा बताओ? किसने नहीं? तो हाँ सर। वर्क, हाँ किसने नहीं कहा तो वर्क डन हम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखेंगे। यही अगर पूछता वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक तो आंसर जरूर 0 होता हमारा। तो यहाँ हाँ से सर। एक और बात सीख लिए कि वर्क डन इज फ्रेम डिपेंडेंट। यस सर। चलो ये भी लिख देते हैं, बहुत अच्छी चीज सीख लिए जाने अनजाने में। वर्क डन by a force is frame of reference dependent. इसी एग्जाम्पल में ये आप समझ ही गए होगे। इसी एग्जाम्पल में वर्क डन बाय फ्रिक्शन विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइंड प्लेन 0 होता है ना। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0 with respect to inclined plane। आया समझ में? यस सर। आगे बढ़े। सर हम्म। सर एक बार बता सकते आपने वो पाई माइनस थीटा कैसे लिया? नहीं बता सकता, नहीं मुझे आता ही नहीं इतना बेटा। यस सर। क्या यस सर? अरे भाई साहब फ्रिक्शन इधर दिख रहा है और डिस्प्लेसमेंट वाली लाइन हॉरिजेंटल है। ये थीटा तो ये थीटा तो ये 180 माइनस थीटा नहीं होगा। अच्छा अच्छा, हाँ सर समझा समझा। आगे बढ़े। यस अब सर एक सेकंड आप पिछला वाला स्लाइड दिखा सकते हैं? हाँ सर हो गया। अब वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। सपोज तुम्हारे पास फोर्स वेक्टर कुछ ऐसा दिया हुआ है, समथिंग आई कैप प्लस समथिंग जे कैप प्लस समथिंग के कैप। ठीक है, और ये सब एक्स वाई जेड का फंक्शन हो सकता है। तो कोई एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, तो ये हुआ इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। ये होगा इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर।
यस सर। और फोर्स वेरिएबल है, समथिंग आई कैप जे कैप के कैप में एक्स वाई जेड वेरिएबल हो सकता है। तो हमारा जो वर्क डन होगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं एफ एक्स आई कैप, ऐसे समझो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा कुछ ऐसा एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड, ऐसा हो जाएगा। यस सर। तो टोटल वर्क डन अगर मुझे निकालना है तो हम इंटीग्रेट कर देंगे एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट, एफ वाई डी वाई फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल प्लस एफ जेड डी जेड फ्रॉम जेड इनिशियल टू जेड फाइनल, ऐसा कुछ है समझ में। यस सर। या इसको अगर हम जनरलाइज करने की कोशिश करें तो ये हो गया मेरा इनिशियल पोजीशन वेक्टर और ये हमारा हो गया फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो हम ऐसा लिख सकते हैं एफ डॉट डी आर का इंटीग्रल फ्रॉम आर इनिशियल टू आर फाइनल। यही बात हुई ना, दोनों का मीनिंग सेम है। हाँ सर। समझ आया कुछ? इन दोनों बातों का मीनिंग सेम है, ये समझ आता है। यस सर। एक एग्जांपल देता हूँ रुको, जो इस चैप्टर में बहुत यूज होगा। स्प्रिंग तो पिछली बार पढ़ाया था ना। यस सर। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का सबसे अच्छा एग्जांपल है वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। ऐसे समझो, ये एक स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है। कोई एक आदमी फोर्स लगाकर ये फोर्स एफ लगाकर इस स्प्रिंग को पुल करके आगे ले गया। इस स्प्रिंग को पुल करके आगे ले गया तो ये इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन हुआ। हुआ यस सर। तो
इस पूरे प्रोसेस में जो स्प्रिंग फोर्स है, सब ध्यान से देखेगा, हमेशा स्प्रिंग का फोर्स के एक्स इधर लग रहा होगा और डिस्प्लेसमेंट डी एक्स इधर लग रहा होगा। इन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा। तो जो डी डब्ल्यू होगा, इसको मैं क्या लिखूंगा, के एक्स डी एक्स कॉस ऑफ 180 डिग्री, दैट इज माइनस के एक्स डी एक्स, ऐसा होगा। यस सर। सो इसको अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, माइनस के इंटीग्रल एक्स डी एक्स फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स। सो वर्क डन बाय स्प्रिंग हो गया माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर स्प्रिंग का इलोंगेशन x है तो वर्क डन बाय स्प्रिंग माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। कंप्रेशन है तो भी यही रहेगा, कॉमन सेंस है। यस। कंप्रेशन हो या एक्सटेंशन हो, दोनों ही केस में स्प्रिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। यस। तो इसको एज अ फॉर्मूला भी समझ सकते हो, है ना। अच्छा, इसी डायग्राम में वर्क डन बाय फोर्स F पूछेगा तो इसी का पॉजिटिव वैल्यू होगा। समझ रहे हो। वर्क डन बाय F प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, वर्क डन बाय स्प्रिंग माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। समझ आ रहा है। यस। तो वेरिएबल फोर्स का एक एग्जांपल ये स्प्रिंग फोर्स है, क्योंकि स्प्रिंग देखा था इलोंगेशन के बाद मतलब वेरी करता है, डिपेंड करता है कितना इलोंगेशन है। समझ आया कुछ। यस सर। जल्दी इसको कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ो।
बोलो। डन सर। हो गया, आगे बढ़े। हो गया सबका, आगे बढ़ूं। हाँ सर। हाँ सर। दो तीन क्वेश्चन है, करके देखो। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स से रिलेटेड एक ये क्वेश्चन करो जल्दी। साइड बाय साइड देता हूँ दोनों। दिख रहा है दोनों? यस। यस सर। दोनों वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का है, कोशिश कीजिए। हो गया सर। दोनों हो गए? यस सर। 50 सर एक जून और मिनट। 21 जून। ठीक है, आया सबको? फर्स्ट वाले का सर 50, सेकंड वाला सर एक मिनट रुको। जल्दी करो।
हाँ सर हो गया। हो गया, आगे बढ़े, फटाफट देख लो। ये फोर्स है एक्स डायरेक्शन फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू ओरिजिन टू एक्स इज इक्वल टू 5, यही है ना? है ना? तो Yes, इसका इनिशियल पोजीशन क्या होगा? 0 0, और फाइनल पोजीशन क्या होगा? 5,0। यही मतलब हुआ ना? Yes. yes, sir. यस सर। सो F डॉट dx I कैप प्लस dy j कैप का इंटीग्रल, दिस विल बी वर्क डन, यही होगा। Yes, sir. तो ये हो गया 4x dx प्लस 3y dy का इंटीग्रल x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू 0, यही वर्क डन होगा। Yes, sir. तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 5, और ये तो 0 हो गया। हो गया Yes. ऐसा? Yes, sir. तो 4 इंटू 25 अपॉन 2, 50 जूल आया है आंसर। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। कोई डाउट नहीं किसी को इसमें? नहीं। सेकेंड पार्ट देखो। A force F is equal to 0.5x plus 10x on a particle. F is in Newton, x is in meter. Calculate the work done by force during displacement of time from x is equal to 0 to x is equal to 2. Similar story है। हाँ sir. तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 0.5x plus 10 dx का इंटीग्रल x is equal to 0 to x is equal to 2, Yes, sir. है ना? तो ये हो जाएगा 0.5 एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से 2, प्लस 10 एक्स 0 से 2, 0.5 1/2 और 2 मिला के 1/4 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 2, ऐसा कुछ। Yes, sir. 21 जूल आया था आंसर। हाँ sir. Yes, sir. वेरी गुड। आगे बढ़े। Yes, sir. यस सर। एक और करो आसान सा, इसको जल्दबाजी मत करना, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। एक और वेरिएबल फोर्स का एग्जांपल से रिलेटेड क्वेश्चन दिख रहा है सबको? कोशिश कीजिए।
बोलो, कुछ आया किसी को? सर 64/9 आ रहा है। सिक्सटी 64/9 करेक्ट आंसर है। और किसी को कुछ आया? कैसे आया 64/9? सर 64/9 सर, पहले तो मैंने f को ma के साथ इक्वेट किया, उसमें सर फिर मैंने dv/dt निकाला और उसमें से सर मेरे को v निकल आया t³/3। फिर सर मेरे को वर्क पता है इंटीग्रेशन ऑफ f dx होएगा, उसमें से मेरे को ये भी पता है कि v = dx/dt। फिर उसके साथ dx को इक्वेट करके तो यहाँ फिर पर लिमिट्स। फोर्स टाइम का फंक्शन दिया है। फोर्स अगर एक्स का फंक्शन दिया रहता तो पहले जैसे करते थे डायरेक्टली हो जाता, तो इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सर मेरा परफेक्ट 7 आ रहा है। गलत आ रहा है। तो देखो एक्सीलरेशन ये हो जाएगा 2t² अपॉन मास दैट इज 2 kg होगा ऐसा। तो एक्सीलरेशन t² हुआ। यस सर। तो dv/dt t² हुआ। तो dv इज t² dt ऐसा हुआ। t = 0 पर ब्लॉक रेस्ट पर है ऐसा लिखा है। लिखा है ऐसा। यस सर। तो यहां से मुझे मिल गया v = t³/3 मिल गया। हाँ सर। v को मैं लिख सकता हूं dx/dt। तो dx/dt is t³/3। So dx is t³ dt अपॉन 3। इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर लीजिए। 0 to x 0 to t। तो यहां से मुझे x एज अ फंक्शन ऑफ t मिल जाएगा, हाँ सर। विच इज t4/12। यस सर। पक्का? तो यहां से मुझे मिल गया इनिशियल पोजीशन t = 0 पर 0, फाइनल पोजीशन t = 2 सेकेंड पर पूछा है ना? बोलो। तो t = 2 पर x की वैल्यू कितनी होगी? 16/12 होगी। दैट इज 4/3 मीटर। हाँ या ना? Yes, sir. हाँ सर। अब मुझे f और x का फंक्शन मिल जाए तो हमारा काम चलेगा। ठीक है। एक दूसरा तरीका भी है, ऐसे ही किया था तुमने। Sir. सर अब यहाँ से दो मेथड, मतलब ऐसे भी कर सकते हैं या इससे पहले भी कर सकते हैं। तुमने ऐसे किया था तो ऐसे बता देता हूँ। तो मैं वर्क डन को बोलूंगा f.dx
फ्रॉम x इनिशियल टू x फाइनल, यही कहानी होगी। हाँ सर। अच्छा, तो फोर्स क्या है? 2t स्क्वायर। फोर्स है मेरा 2t स्क्वायर। तो यहां से हम लिख सकते हैं 2t स्क्वायर को लिखेंगे तो √12x होगा। यस ये बात समझ आया? यस Yes, sir. T4 12x होगा तो t स्क्वायर √12x होगा यस सर इंटू dx फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 4/3, यही कहानी होगी। यस सर अच्छा, √12 को 2√3 लिख सकते हैं, सो 4√3 बाहर, √x dx फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू 4/3 यस होगा ऐसा। √x का इंटीग्रेशन क्या होता है? 2/3 x⁻³ √x का इंटीग्रेशन x⁻² हाफ है तो x⁻³ अपॉन 3/2। यस सर यस लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 4/3, ठीक है। यस सर तो 4 2 जा 8 इंटू √3 अपॉन 3, और इसको लिखेंगे 4/3 टू द पावर 3/2, दैट इज 8√3 अपॉन 3। इसको अगर अंदर कर लोगे तो 64 अपॉन 3³ 27, इसका अंडर रूट, कुछ ऐसा होगा। यस सर समझ रहे हो तुम लोग? यस सर तो 8/3, अब रूट के अंदर इसको भी ले जाओ तो 3 इंटू 64 अपॉन 27, 3 9 जा 27, 64/9 करोगे तो 8/3 ये भी आएगा, यस सर तो 64 अपॉन 9 जूल आंसर। थोड़ा मेहनत का काम है, एक दो इजी मेथड भी बताता हूँ इसका, जिससे कि ये आसानी से कर लोगे, बट पहले इसको कॉपी कर लो, फिर इसी में एक दो मेथड बताता हूँ। सबको समझ आया? हाँ सर। हाँ सर। आगे बढ़े जल्दी। हाँ सर हो गया। लिख लिया सबने? दूसरा एक मेथड देखो जो इससे छोटा है, वो क्या है? वो बहुत आसान है। वर्क डन इंटीग्रल ऑफ f dx, ऐसा है ना? Yes, sir. f था तुम्हारा 2t स्क्वायर था, ऐसा। हाँ सर। अब यहाँ पर ही एक चीज देख लो, इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है।
यहाँ पर तुम्हें मिला dx इज t³/3 dt। यस सर। dx इज t³/3 dt, यही मिला ना। हाँ सर। तो ये जो तुम्हें dx मिला t के टर्म में, उसको यहाँ लिख दो। dx क्या मिला था? t³/3 dt है ना। इसको t इज इक्वल टू 0 से 2 सेकेंड तक इंटीग्रेट कर दो, क्या फर्क पड़ता है? वेरिएबल तो टाइम में कन्वर्ट हो गया ना। समझे कुछ? हाँ सर। तो 2/3 इंटीग्रल t5 dt फ्रॉम 0 to 2, तो ये हो गया 2/3 इंटू t6/6, ऐसा कुछ। यस सर। तो फाइनली आंसर हो जाएगा 2/3 इंटू 2⁶/6। तो 2 3 जा 6, 2⁶ कितना 64 होगा। तो 64/9 जूल आंसर। आया समझ में? यस। कोई डाउट किसी को? एक और तरीका है, वर्क एनर्जी थ्योरम का मैं भी पढ़ाऊंगा वैसे, बट स्कूल में वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़े हो? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। Yes. उससे भी कर सकते हो और छोटा हो जाएगा, इंटीग्रेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेथड 3, वैसे मैं वर्क एनर्जी थ्योरम आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, बट थोड़ा बहुत तो इतना तो याद होगा ही। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, work done by all forces is change in kinetic energy, ऐसा होगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इनिशियली तो 0 था ना, इनिशियली रेस्ट पर बोलना। Yes, sir. यस। तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर मुझे हाफ mv² चाहिए, तो हाफ मास 2 और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर v कितना होगा? देखो ऊपर शुरू में ही कहीं मिला था, v इज t³/3 है ना, दिख रहा है। तो t³/3 का होल स्क्वायर एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स होगा, ऐसा बोला। यस सर। 2³ 8 हो गया और नीचे 3, 8/3 का होल स्क्वायर, दैट इज 64/9 जूल आंसर। आया समझ में? हाँ सर। Yes, sir. ये वर्क एनर्जी थ्योरम जो भी है, ये नेक्स्ट क्लास में इसका प्रूफ बताऊंगा, बट इतना तो स्कूल में नाम सुने होंगे और इस पर और भी क्वेश्चन करेंगे। आया समझ में? मेथड 1 तो लिख चुके हो, 2 और 3 कॉपी कर लो। यस सर। मेथड 2 और 3 कॉपी कर लो, जैसे जैसे हो जाए आप लोग लीव कर सकते हो, ठीक है। असाइनमेंट करते हो तुम लोग? मैं जो देता हूँ तो वाला थोड़ा बहुत नहीं?
तो एक असाइनमेंट भी दे दूंगा मैं, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स दोनों पर। चलो भाई, जिसका जिसका हो जाए लीव कर लीजिएगा, आज के लिए इतना। थैंक यू सर।